गुड मॉर्निंग क्लास 10 आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आज हम देश की लाइफलाइन जिससे नेशनल इकोनॉमी बनती है वो कौन कौन सी लाइफलाइंस है उनके बारे में जानेंगे। तो वैसे तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम जो है आज रोडवेज, वाटरवेज और हम एयरवेज के बारे में जानेंगे। तो यही हमारे देश के नेशनल इकोनॉमी के बारे में जो है लाइफलाइंस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है, मालूम है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो या एक देश से दूसरे देश जाना हो तो वो क्या है, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही हम एक जगह से दूसरे देश जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से हमारे ट्रांसपोर्ट शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले हम रोडवेज की बात करते हैं। रोडवेज आपको मालूम है रोडवेज क्या होता है बेटा। रोडवेज होते हैं जो सड़क में हम जो सड़क से है, इसका तात्पर्य जो आगे हमें बता रहे हैं कि हम सड़क के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो रोडवेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम रोडवेज में देखेंगे जो सड़क जो बनती है ये कौन से हाईवेज इसके अंदर आते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें जो है इसको किसने बिल्ड किया है, किसने इसको बनाया है, तो ये NHAI द्वारा बनाया गया, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जितने भी सुपर हाईवेज होते हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाता है। फिर हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवेज जो बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, वो बनाता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कौन बनाता है नेशनल हाईवेज? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इनका काम है नेशनल हाईवेज को बनाना, ताकि लोगों को अच्छी सहूलतें मिल सके, अच्छी सड़क मिल सके और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। फिर हम स्टेट हाईवे की बात करते हैं। स्टेट हाईवे बनाता है PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है तो ये स्टेट का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। हर एक स्टेट के अंदर अपना PWD होता है, तो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ये। वैसे वैसे PWD नहीं कहेंगे, तो स्टेट का अपना अपना पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है जो अपने स्टेट की सड़कों को बनवाता है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कौन बनवाता है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बनवाता है जिला परिषद। जिला परिषद रोड्स को बनवाता है ताकि लोगों को अच्छी रोड्स मिल सके। और फिर हम अदर रोड्स की बात करते हैं। अदर रोड्स को कौन बनवाता है? अदर रोड्स को ठीक करवाया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। जो अदर रोड्स आ जाती है उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनवाया जाता है। और लास्ट में आपकी आती है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स कौन बनवाता है? बॉर्डर रोड्स बनवाता है BRO। BRO है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में बनी थी। और इनका काम है कि बॉर्डर्स लाइंस है, बॉर्डर रोड्स है, वहां की रोड्स को अच्छे से बनवाना। तो स्टूडेंट्स इतना समझ आया आप लोगों को? एक बार फिर मैं रिकैप दे दूं। यहाँ पे हमने रोडवेज के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हाईवेज होते हैं वो सुपर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI बनवाता है। फिर हमने पढ़ा नेशनल हाईवे कौन बनवाता है? नेशनल हाईवे बनवाता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नेशनल हाईवेज बनवाता है। फिर हमने बात की स्टेट हाईवे कौन बनाता है। तो स्टेट हाईवे कौन बनाता है बच्चों? स्टेट हाईवे बनाता है PWD। हर एक स्टेट का अपना PWD होता है। तो PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम है स्टेट हाईवेज को बनाना। फिर हमने बात की डिस्ट्रिक्ट रोड कौन बनाता है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनवाते हैं जिला परिषद। जिला परिषद का काम है डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बनवाना। फिर हमने बात की अदर रोड्स कौन बनाता है। जो ये अदर रोड्स है उनको कौन बनवाता है? उनको बनाते हैं ये योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हम जो अदर रोड्स है उसको बनवाते हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप सड़क की फोटो भेजिएगा, उसको जो है शुरू किया जाएगा उस काम को। तो इसके अंदर इस योजना के अंदर अदर रोड्स को बनवाया जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे बॉर्डर रोड्स कौन बनवाता है। बॉर्डर रोड जो है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1960 में बनी थी, स्टैब्लिश हुई थी। और उनका काम है जितने भी बॉर्डर रोड्स हैं वही बॉर्डर रोड्स को बनवाते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हाईवेज और रोड्स कौन बनाता है ना? सभी को समझ आ गया है? यस और नो? अब इसके बाद हम बात यहाँ पे करते हैं कि टाइप्स ऑफ रोड्स। रोड्स कितने टाइप्स की होती है बच्चों? रोड जो होती है दो टाइप की होती है। दो टाइप्स की कौन कौन सी होती है? एक तो हम पक्की सड़क देखते हैं जिसमें चारकोल बिछा हुआ है ना, और तारकोल जिसमें लगा हुआ है, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें सीमेंटेड सड़क है, वो पक्की सड़क है जो बारिश आ जाए कुछ आए वो टूटेगी नहीं। एक होती है कच्ची सड़क जो मिट्टी से बनी पड़ी है ना, पानी आता बरसात में भर जाती है, टूट फूट जाती है। तो यानी रोड्स दो टाइप्स की होती है, मेटल रोड और
मेटल रोड जो है वो हमेशा बनी रहती है, बरसात आए कोई आए इजीली उसमें इजीली आराम से हम जो है गाड़ी चला सकते हैं। पर जो अनमेटल रोड है वो उसमें गड्ढे और उसमें जो है बरसाती पानी से वो बह जाती है, मिट्टी की बनी होती है, कच्ची सड़क होती है वो, और मेटल रोड होती है पक्की सड़क। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गया रोड्स का। अब हम बात करते हैं, शुरुआत में हमने रोडवेज के बारे में जाना था, पहले तो हमने सड़क के बारे में जान लिया, हाईवेज के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं रोडवेज की। तो स्टूडेंट्स रोडवेज क्या होता है? रोडवेज में हमारे बसेस शामिल है, जैसे कि बस हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना तो हम किसका यूज करते हैं? बस का यूज करते हैं, है ना। तो रोडवेज के अंदर वो आ जाता है। बस क्या करती है, बस के क्या बेनिफिट्स है? जब भी हम रोडवेज का यूज करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि वो हमें क्या है, डोर टू डोर सर्विस देती है। अगर हम मेन मार्केट में रहते हैं तो बस हमें क्या करती है, वहीं से हमें बस मिल भी जाती है, हम वहीं से बस ले लेते हैं अपने घर के आसपास से, और हमारे घर के आसपास ही वो हमें छोड़ भी जाती है। दूसरा पॉइंट है, हमें वहाँ पे प्रॉपर सीट मिलती है, इजीली हम उसमें बैठते हैं, और हमारी सीट के लिए कोई और दूसरा नहीं आता कि नहीं ये मेरी सीट है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता उस सीट के लिए। इजीली हम बस में बैठते हैं और हमारा सफर जो है अच्छे से कट जाता है, और हम जो है कोई टाइम फिक्स नहीं होता, हमारा जब दिल करता है हम अपनी बस ले सकते हैं और उसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो रोडवेज जो है हमें बहुत फायदा है रोडवेज का। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो था बोर्ड में कई बार आता है, जो आपकी बुक में दिया गया है कि रोडवेज जो है कैसे बेहतर है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं रोडवेज कैसे बेहतर है रेलवे से, और रेलवेज कैसे बेहतर है रोडवेज से। तो आपको जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उस अकॉर्डिंग आंसर देना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे रोडवेज से रेलवेज कैसे बेहतर है। ठीक है, अब अगर हम ये बात करते हैं तो रेलवेज में क्या है, रेलवेज जो है हम इजीली रेल में जो है हमें मतलब जो इजीली हमें बैठने को सीट मिलती है, हम रिजर्वेशन करवा सकते हैं, हम उसमें लेट के भी जा सकते हैं। रेलवेज में वॉशरूम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, रेलवेज में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है रेलवेज में। और अगर हम बात करें तो रेलवेज में जो है हमें कुछ भी खरीदना हो तो अंदर ही हमें सामान चीज़ें जो है मिल जाती है। अब यहाँ पे हमने कहा इसमें क्वेश्चन आया कि रेलवेज कैसे बेहतर है रोडवेज से, पर अगर क्वेश्चन हो रेलवेज से रोडवेज कैसे बेहतर है तो हम क्या बताएंगे, हमारा टॉपिक तो अभी रोडवेज चल रहा है, तो यहाँ पे हम रोडवेज को बताएंगे कि रोडवेज बेहतर है क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस देता है। रोडवेज बेहतर है क्योंकि इसमें किराया कम है। रोडवेज बेहतर है कि हमें सेपरेट अपनी सीट मिलती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। रोडवेज इसलिए भी बेहतर है कि हम इजीली अपना लगेज अपने आसपास रख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रश नहीं होता, भीड़ भाड़ नहीं होती है। और रोडवेज में हम इजीली जो है रोड के बीचों बीच जाते हैं, मार्केट वगैरह अच्छे से हम जो है इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, नज़ारे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रोडवेज बहुत बेटर है, राइट। अब ये क्वेश्चंस के ऊपर बात है। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ये भी बताया गया कि जो रोडवेज है, रोडवेज जो है हम वर्ल्ड में अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो रोडवेज नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है यहाँ पे। अब हम रेलवे की बात करते हैं, रोडवेज के बाद बात आती है रेलवेज की। रेलवेज को अभी भी हमने डिस्कस किया कि कैसे रोडवेज से रेलवेज कैसे बेहतर है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में रोडवेज से रेलवेज कैसे बेहतर है तो आप रेलवे के पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर वो कहते हैं रेलवे से रोडवेज कैसे बेहतर है तो आप रोडवेज के लिए पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक और चीज हमें बता रहे हैं, जो रेलवेज है उसका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर लार्जेस्ट जो है रेलवे नेटवर्क है इंडिया में। तो बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी कमियां रेलवे की देखें तो हम यहाँ पे कमी जो अगर लिमिटेशंस की बात करें, रेलवे के अपने फायदे तो अभी पड़े ही हैं, प्लस इसके जो हम नुकसान अगर थोड़े से कमियां देखेंगे, नुकसान तो क्या है, मतलब जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है उसे बनने में, फॉरेस्ट को कट किया जाता है, साइड बाय साइड रेलवे निकलता है। ठीक है, रेलवे हिली एरियाज में नहीं जा सकता है क्योंकि हिली एरियाज में जो है रेलवे ट्रैक जो है पॉसिबल नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है कि ट्रैक को बिछाना और इजीली ऊपर तक हिली एरियाज में, हिमालय एरियाज में वो पहुंच सके। तो बच्चों ये तो इसके हमने लिमिटेशंस पढ़ी। पॉजिटिव पॉइंट अभी हमने पढ़े थे कि रेलवेज जो है हम इजीली सुपर फास्ट में जाते हैं तो बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं, उसका किराया कम होता है, अगर हम रिजर्वेशन ना कराए तो इसका किराया कम होता है, प्लस रेलवे के अंदर एक जो है बिना जाम के हम इजीली पहुंच जाते हैं। रेलवे के अंदर हमें वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जबकि रोडवेज में ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है। हमें बड़े संकोच के साथ ड्राइवर से बोलना पड़ता है कि जो है आप तुम रुक जाओ, हमें वॉशरूम जाना है, जो भी है। तो रेलवेज में हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज है। रेलवेज में हम इजीली बैठ के या लेट के भी हम जो है उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो रेलवेज के ये फायदे हैं। अब हम बात करते हैं एयरवेज की। एयरवेज क्या होता है? एयरवेज को हम कहते हैं, हम इसे जो है जो हम आपने हवाई जहाज वगैरह नाम सुने होंगे, तो एयरवेज क्या है, जब हम फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इंडिया के अंदर जो इंडिया में जो एयरपोर्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एयरपोर्ट से, मेरा कहने का मतलब है इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो दो तरीके कैसे, एक तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं,
जो देश के अंदर ही हमें लेके जाती है, हम एक जगह से दूसरे जगह पे यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली जा सकते हैं। वो हम कौन सी फ्लाइट यूज करते हैं? डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ठीक है। अब जब हमें अपने देश से दूसरे देश यानी अपने देश के बॉर्डर लाइंस को, अपने देश के सीमाओं को क्रॉस करके हमें दूसरे देश में जाना हो, तो उसके लिए हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एयरवेज के अंदर जो फ्लाइट्स हैं वो दो तरीके की होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स। एयरवेज के फायदे बहुत सारे। एयरवेज सबसे पहले तो ये जो है, एक तो ये बहुत जल्दी हमें पहुंचा देता है, बहुत ही कम समय में हम एक जगह से एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। इसके अंदर हम सामान जो है अच्छे से अपना लेके जा सकते हैं, जितना भी हमें चाहिए होता है हम ले जा सकते हैं। प्लस इसमें पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। और इसका जो एयरवेज है, इसका सिर्फ एक कमी है कि ये बहुत महंगा होता है और आम आदमी इसमें सफ़र जो है नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जो टिकट्स होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। बाकी ये बहुत जल्दी हमें एक जगह से दूसरी जगह कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो ये एयरवेज है। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हम बात करेंगे, आप देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो उसमें जो है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी के साथ जो है इंडियन पोस्टल नेटवर्क की भी हम बात करते हैं। जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है इंडिया का, वो पूरे देश भर में सबसे जो नंबर 1 पे लार्जेस्ट नेटवर्क है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क, हम चिट्ठी पत्र डालते हैं ना, इंडियन पोस्टल नेटवर्क के थ्रू ही है ना, पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है, इससे हम चीज़ों को हमारे पास लेटर्स भी आते हैं, हम पार्सल्स भी करते हैं। पूरे संसार में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है पोस्टल नेटवर्क, वो इंडिया के अंदर है। ठीक है बच्चों, इंडियन पोस्टल नेटवर्क है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन में हम टेलीकॉम की भी बात करते हैं। टेलीकॉम का भी जो नेटवर्क है एशिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क जो है टेलीकॉम का, वो इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है ये भी, जिसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, हम टीवी देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, ऊपर से हमें अलग अलग लैंग्वेजेस सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। हम भोजपुरी देख लेते हैं टीवी के अंदर, रेडियो में हम बंगाली में भी वहाँ पे आ जाती है, कन्नड़ में आती है, तेलुगु में आती है, हिंदी में आती है, गढ़वाली में आती है। जो हमारी लैंग्वेज होगी, जो हमें समझ आती होगी, हम उस रूप में उस चीज़ को देखते हैं, राइट। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी अपनी लैंग्वेज में भी मिलती है। तो कम्युनिकेशन भी हमें नॉलेज देने में बहुत बड़ा सपोर्ट है इसका भी। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल ट्रेड होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। पर ये जो ट्रेड होता है ना बच्चों, ये दो टाइप का होता है, इसको बैलेंस ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ट्रेड को बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी देश जो है अब उसकी इकोनॉमी जो है मजबूत हो सकती है। अब वो जो बैलेंस ट्रेड है वो कैसे होता है? एक होता है फेवरेबल ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कैसे जानेंगे? फेवरेबल ट्रेड से और अनफेवरेबल ट्रेड से। फेवरेबल ट्रेड कहता है कि हमारे देश से एक्सपोर्ट ज़्यादा, हमारे देश से चीज़ें ज़्यादा बाहर जाए, तभी तो हमारी इनकम होगी, तभी तो हमारे पास पैसे होंगे। तो उससे क्या होगा? ये फेवरेबल ट्रेड है, हमारे देश से चीज़ें ज़्यादा जाए और बाहर के देश से चीज़ें कम आए। तो अगर हमारे देश से ज़्यादा जाएगी तो यानी ये फेवरेबल ट्रेड है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश की इनकम का ग्रोथ होगा फिर है। अब अनफेवरेबल ट्रेड है, अनफेवरेबल ट्रेड जो हमारे फेवर में नहीं है। अब बाहर की चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा आ रही है और हमारे देश की चीज़ें नहीं जा रही है ज़्यादा, तो ये अनफेवरेबल ट्रेड है। हमारा इसमें फ़ायदा थोड़ा ना, उनका फ़ायदा ज़्यादा है। ठीक, हमारा फेवरेबल ट्रेड तब होगा हमारे जब ट्रेड हमारे फेवर में होगा। वो फेवर में कैसे होगा? जब हमारे घर की, हमारे देश की चीज़ें दूसरे देशों में ज़्यादा जाएगी, एक्सपोर्ट होगी ज़्यादा, है ना। तो उससे क्या होगा? वो हमारे फेवर में होगा, हमारी इनकम की ग्रोथ होगी, तो उससे क्या होगा? वो हमारे लिए फेवरेबल ट्रेड है। समझ गए? फेवरेबल ट्रेड और अनफेवरेबल ट्रेड सभी को समझ आ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। अब आगे आता है आपका लास्ट टॉपिक, टूरिज्म एज ट्रेड। टूरिज्म होता है जब कोई बाहर से लोग घूमने फिरने आते हैं, बाहर से क्या देश के अंदर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो टूरिज्म एज ट्रेड, टूरिज्म को ट्रेड के रूप में देखना। तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे देश की इकोनॉमी जो है ग्रोथ करती है। जैसे बाहर से बहुत सारे लोग जो है घूमने आते हैं, ठीक है, घूमने आते हैं, यहाँ आके वो क्या करते हैं? हम जैसे जयपुर चले गए और जगह चले गए, हरिद्वार चले गए, हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो बनती है, हाथों से जो चीज़ें बनी जाती है, लोग जो है बाहर के आते हैं और उनको खरीदना पसंद करते हैं, उनको खरीदते हैं। जब वो यहाँ से खरीदारी करते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है? हमारे देश की इनकम में ग्रोथ होता है, राइट। अब वो जो है फॉरेन की करेंसी भी लाते हैं, उससे भी हमारे देश में उससे भी ग्रोथ होता है। तो वहाँ की चीज़ें घूमते हैं, फिरते हैं, यहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। ठीक है, तो टूरिज्म को भी व्यापार के रूप में लिया गया है ताकि लोग यहाँ आए और खूब व्यापार करें।
भाई खूब ज़्यादा चीज़ें खरीदें और हमारे देश की जो है इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है वो हो सके। अब इसके साथ साथ ये नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ाता है। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे बढ़ाता है? हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने जाते हैं, ठीक है ना, हमने पूरा वो देख लिया, अब पूरा हमने सारा घूमा, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक जगह का लोग दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, वहाँ मिलता है, वहाँ घूमते फिरते हैं, उससे क्या होगा, उनके बीच में एकता पैदा होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं जैसे जयपुर घूमने जाती हूँ, हम जयपुर घूमने जा रहे हैं, वहाँ जयपुर घूम रही हूँ मैंने, जो है वहाँ पे जयपुर में राजस्थान है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर फेमस है, वहाँ गए हम। अब वहाँ पे जाने के साथ साथ हमने कहा अजमेर शरीफ जो है उसकी दरगाह भी बहुत हुआ है बानी गई है, हम सोचेंगे चलो वहाँ भी चलते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जब हम वहाँ भी जाएंगे तो लोगों का आपस में क्या होता है, लोगों का आपस में एकता पैदा होती है, ठीक है। वो धर्म जो होता है उसको भूल कर क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि इससे लोगों के बीच में जितना हम टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे के उतने नज़दीक आते हैं, ठीक है। हमने वहाँ भी गए और मैं वहाँ भी चली गई, तो इससे क्या हुआ, मैं वहाँ भी गई तो वहाँ के लिए भी हमारे दिलों में प्यार हुआ, है ना, प्यार पैदा हो गया, जिससे लोगों के बीच में एकता पैदा हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसी तरीके से जो टूरिज्म है हमारे देश के लोगों के बीच में एकता पैदा करते हैं। हम पंजाब में घूमने जाते हैं, हम चलते हैं, चलो पिकनिक, स्कूल का कोई ट्रिप लॉन्च हो गया, हमने कहा चलो चलते हैं गोल्डन टेम्पल चलते हैं, लंगर वंगर भी होता है, हम सब वहाँ खा के भी आए, हम पंजाबी नहीं है पर फिर भी हमने वहाँ मत्था टेका, हमने लंगर खाया, ठीक, हमने मजा किया वहाँ। तो ये क्या है, टूरिज्म तो एक तरीके से हुआ ही हुआ, और उधर क्या हुआ, उसके साथ साथ उसने इंटीग्रेशन भी किया, नेशनल इंटीग्रेशन, एकता भी बढ़ाई, हमारे देश की एकता भी बढ़ाई उन्होंने, ठीक है। तो टूरिज्म हमारे देश की एकता को भी सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे देश की एकता को सपोर्ट करता है, प्लस ये टूरिज्म जो है ट्रेड का भी काम करता है, व्यापार के रूप में भी ये काम करता है, ठीक। लोग बाहर से आते हैं, विदेशी लोग बाहर से आते हैं, सामान को खरीदते हैं, और जैसे हैंडीक्राफ्ट जो लोग हाथों से हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं हरिद्वार रोड पे जो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या बना रहे होते हैं, बांस की चेयर टेबल्स बनाई होती है उन्होंने, बहुत सारे लोग आके उसको खरीद के जाते हैं, उनकी जेब में तो पैसा आता ही है, प्लस देश की इनकम में भी ग्रोथ आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश से सामान खरीदा गया है तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो टूरिज्म भी एक तरीके से ट्रेड का काम करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, रोडवेज के बारे में पढ़ा, हमने ये भी जाना रोडवेज बेहतर क्यों है रेलवे से, या रेलवेज बेहतर क्यों है रोडवेज से, हमने रेलवे के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने एयरवेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसमें और क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा, और टूरिज्म एज अ ट्रेड के बारे में पढ़ा। इसमें एक टॉपिक रह गया स्टूडेंट्स, वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस भी इसमें आ जाता है। पाइपलाइंस क्या होती है, जब धरती के अंदर से पाइप्स डाली जाती है, ठीक है, और उसमें क्या है, जब वो पाइप डाल रहे हैं और उस पाइप्स के थ्रू चीज़ों को सप्लाई किया जाता है, ठीक है, वो चीज़ें जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, जैसे पाइपलाइंस हो गई, पानी, उसके एग्जांपल कौन हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया, पाइपलाइंस के थ्रू हम पेट्रोलियम हो गया, एक जगह से दूसरी जगह इन चीज़ों को पहुंचाते हैं, तो उनको हम पाइपलाइंस कहते हैं, क्लियर है। फिर हमने वाटर इसमें पढ़ा था, जैसे हमने यहाँ पे वाटरवेज के बारे में पढ़ा, वाटरवेज में हमने, अच्छा वाटरवेज में हमारा क्या स्टूडेंट्स, वाटरवेज वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जब हम पानी से शिप्स में बैठते हैं, बोट्स में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हम वाटरवेज कहते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो है इन्होंने हमें बताया है कि इंडिया के अंदर अब वाटरवेज में भी हम बहुत ही आसानी से कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। इसमें भी हम बहुत सारा सामान अपने साथ, बल्कि गुड्स लेके हम जा सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे इन्होंने हमें बताए गए हैं कुछ, इन्होंने बताया नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है वो गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया में है, जिसका 1620 किलोमीटर है। और नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है जो ब्रह्मपुत्र रिवर से लेके बिटवीन सादिया एंड धुबरी तक है, जो 891 किलोमीटर है। फिर नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है जो वेस्ट कोस्ट कैनल से लेके वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला तक है, केरला तक में है, जो 205 किलोमीटर है। फिर नेशनल वाटरवेज नंबर 4 है जो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विद काकीनंदा पौंडीचेरी ऑफ कैनल्स, यहाँ पर है, जो 1078 किलोमीटर तक है। फिर हम नेशनल वाटरवेज नंबर 5 पढ़ेंगे जो रिवर ब्राह्मणी अलोंग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स में है, और महानदी और ब्राह्मणी इसमें है, रिवर्स में ईस्ट कोस्ट कैनल में है, जिसका जो एरिया है 588 किलोमीटर पे है। अब स्टूडेंट इसी के साथ जो वाटरवेज के अंदर सी पोर्ट्स भी है। अब हमारे जो देश में इंडिया में 2 मेजर सी पोर्ट्स है, 2
200 नॉन मेजर पोर्ट्स भी यहाँ अवेलेबल है। तो ये वाटरवेज था। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। चैप्टर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, जिसमें हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा, हमने रेलवेज के बारे में पढ़ा, रोडवेज में हमने रोड्स के बारे में भी जाना, सुपर हाईवेज के बारे में जाना, नेशनल हाईवे जाना, स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड, बॉर्डर रोड, अदर रोड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने टाइप्स पढ़ी रोड्स की। फिर हमने जो है पाइपलाइंस भी पढ़ी। पाइपलाइंस मैंने आपको बताया कि वाटरवेज, एयरवेज के बारे में हमने जाना, कम्युनिकेशन जाना, इंटरनेशनल ट्रेड को हमने देखा, फेवरेबल ट्रेड कौन सा होता है और अनफेवरेबल क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने लास्ट में टूरिज्म एज ट्रेड पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है या डाउट्स है, वो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। कितने मिनट